ओके एवरीबॉडी, तो आज जो हम बात करेंगे, हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट? इस प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आई मस्ट से। लिखिए पॉइंट नंबर 1, चैप्टर का नाम हेडिंग डाल दीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग, और उसमें आप लिखिए पॉइंट नंबर 1। लिखिए प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ process costing is that form of operation costing. Process costing is that form of operation costing which applies where standardized goods which applies where standardized goods are produced. Which applies where standardized goods are produced. अब देखो कितना सिंपल सा है। सबसे पहली बात हम कहते हैं सर प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात गाइस, वो ऑपरेशन कॉस्टिंग है। कौन सी कॉस्टिंग है? ऑपरेशन। तो यहीं से नाम पता चलता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब वो कॉस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगती है। कहां लगती है? क्योंकि यहां ऑपरेशन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा। अच्छा, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा गाइस? स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट, क्लियर, जिसमें दो प्रोडक्ट एक तो देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर हो, और ना सिर्फ वो सिमिलर हो बल्कि उनका नेचर भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। बोलो क्लियर है? ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, आपने भी प्रो मैक्स लिया, मैंने भी लिया, ठीक है जी, 512 GB। हम दोनों ने कलर भी सेम लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई सा भी लियो जो आपको पसंद है, वो मैंने भी ले लिया। मेरा प्रश्न इतना सा है, जब हम दोनों का कलर मॉडल सेम है, टेल मी, क्या ये पॉसिबल है कि आपका फोन थोड़ा बड़ा हो साइज में, मेरा फोन छोटा हो? नहीं। क्लियर? सेम मॉडल लिया है, सेम मेमोरी लिए, क्या पॉसिबल है कि आपके फोन में ज्यादा फंक्शन हो और मेरे वाले फोन में कम फंक्शन हो? नहीं ना। दोनों फोन देखने में भी सेम होंगे और फीचर्स में भी क्या होंगे? सेम होंगे। बोलो यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। बात क्लियर है? तो ऐसे प्रोडक्ट जो लुक वाइज भी सेम होते हैं, विद फीचर भी सेम होते हैं। क्लियर? तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। मेरी बात क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज एन ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये कौन सी कॉस्टिंग है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है, जो एक जैसा प्रोडक्ट बाजार में बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। क्लियर? अब प्रश्न दूसरा ही उठता है, सर क्या हर जगह प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हो सकती है? नहीं। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर सुनते जाना, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, नॉन स्टॉप होनी चाहिए, एंड दैट टू एट अ वेरी लार्ज स्केल। क्योंकि छोटे मोटे में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करना बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ता है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए? लार्ज स्केल पे होनी चाहिए। प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज गुड्स की होनी चाहिए। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि एक प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले कई सारी स्टेजेस से गुजरे। हर स्टेज को हम नाम देते हैं प्रोसेस। हर स्टेज को क्या नाम देते हैं? प्रोसेस। जैसे मान लो ये स्टेज 1 है, ध्यान से सुनिएगा भाई,
ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। क्लियर है? इस तरह से होना चाहिए कि पहली स्टेज में काम आया, जब इसने काम पूरा करा तो इसने किसे हैंड ओवर कर दिया? सेकंड को। जब सेकंड ने काम पूरा करा तो इसने हैंड ओवर कर दिया किसे? थर्ड को। जब थर्ड ने पूरा करा तो प्रोडक्ट क्या बन गया? फिनिश गुड्स। क्लियर है? तो हर एक स्टेज को हम एक प्रोसेस बोलते हैं। और अगर आप देखो तो इसका आउटपुट, आउटपुट का मतलब फिनिश्ड, दूसरे का इनपुट। बोलो यस और नो। भाई जब प्रोसेस 1 अपना काम पूरा कर देगा तो वो बोलेगा मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है, मुझे अब इसमें और कुछ नहीं करना। अब इस पे किसका काम शुरू होगा? प्रोसेस 2 का। तो जो प्रोसेस 1 के लिए फिनिश है वो प्रोसेस 2 के लिए रॉ मटेरियल है। अरे बोलो यस और नो। इसको हम दर्शाते हैं इनपुट और आउटपुट के संबंधों से। तो एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा। लॉजिक क्लियर है? अब जब प्रोसेस 2 पूरा हो जाएगा तो वो क्या बोलेगा? लो जी मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट रेडी है। तो प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 का इनपुट होगा। अगर ये रिलेशन है तो पक्का क्या लगेगी? प्रोसेस कॉस्टिंग। और जब ये फिनिश प्रोडक्ट लास्ट प्रोसेस से गुजरेगा तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनिश गुड्स में। आ गया समझ में? सो दिस इज बेसिकली नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो इसका फीचर यही है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होना चाहिए और लास्ट प्रोसेस से जो गुजरे वो फिनिश प्रोडक्ट है। क्लियर? अब एज ए सीए में मेरा क्या रोल है इसमें? मेरा रोल क्या है? सबसे पहले हर प्रोसेस की इंडिविजुअल कॉस्ट पता करना। क्लियर है? हर प्रोसेस की इंडिविजुअल कॉस्ट पता करना, फिर उस प्रोसेस से कितनी यूनिट बन रही है उसकी कॉस्ट को उसकी यूनिट से डिवाइड करना और क्या निकाल लेना? कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे प्रोसेस 1 का, 2 का, 3 का, और फिर अंत में तीनों की कॉस्ट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल फिनिश गुड्स से तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी, जो हम लाकर मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। अब वो उसमें प्रॉफिट जोड़े, टैक्स जोड़े, बाजार में कितने में लॉन्च करेगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जाने। ये हमारा काम यहां पर आके खत्म हो गया। बात क्लियर है? तो अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग एज ए सीए में आपको हर प्रोसेस की इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी है, हर प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, फिर लास्ट में सारे प्रोसेस की कॉस्ट जोड़ लिए टोटल कॉस्ट आएगी, उसे टोटल फिनिश गुड से डिवाइड कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? ऑब्वियसली बात है। तो वो तो प्रोसीजर का ही पार्ट है ना। कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसे हम हैंड टू हैंड कंट्रोल करते हैं ना। क्लियर? पहले पूरा बजट तैयार किया जाता है, उसके बाद ये प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गई बात? की कोई डाउट अभी तक? तो ये काम करना है हमें कौन से चैप्टर में? प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है जी, क्लियर? तो ये उसके फीचर्स है। अगर किसी प्रोडक्ट में ये फीचर्स हमें नजर आते हैं तो पक्का वहां प्रोसेस कॉस्टिंग लागू होगी। चलिए अगली हेडिंग डालिए। ये पूछा जाता है इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड। अब उन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे हम जहां पर क्या यूज होता है गाइस? प्रोसेस कॉस्टिंग। ये पूछा जाता है 2 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं। देखिए नंबर 1 पेपर इंडस्ट्रीज। नंबर 1 वी हैव व्हाट? पेपर इंडस्ट्रीज। नंबर 2 chemical industries. Number 3 crude oil refineries. Crude oil refineries. Number 4 sugar industries.
Number 5, textile industries. Number 6, pharmaceutical industries. Pharmaceuticals / drug industries. Pharmaceuticals. PHARMACEUTICAL. Pharmaceutical. CEU. स्यू लिखते स्यू है, पढ़ते स्यू है. फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. ठीक है भाई. तो ये वो इंडस्ट्रीज है वेयर वी यूज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग. तो 2 मार्क्स में वो आपसे पूछेगा. अब आइए वापिस आ जाते हैं. अब इस पर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, वो कैसे करना है. तो सुनिए, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहले पार्ट में वो आएगा सिंपल, वो आपसे बोलेगा प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाओ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना के दिखाओ, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना के दिखाओ, और नॉर्मल लॉस अकाउंट बना के दिखाओ. बात समझ में आ रही है. तो पहला जो पार्ट है इसका वो सिंपल है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स. ठीक है जी. जो इसका सेकंड पार्ट है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो 2 पार्ट में ये चैप्टर हमें स्टडी करना है. चलिए हेडिंग डालिए. पहला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स. प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट एंड अदर अकाउंट. अब देखिए भाई, हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 3 प्रोसेस अकाउंट आएंगे. वो बोलेगा प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी अकाउंट बना के दिखाओ, या ऐसे बोलेगा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 बनाओ. अभी मैं आपको एक प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं. ऐसे ही दूसरा बनता है, ऐसे ही तीसरा बनता है. तो हमारा प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया तो फिर तो बहुत सिंपल है. अब क्योंकि इसमें अकाउंट बनाना है तो इसलिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान चैप्टर है. आ रही है मेरी बात समझ में. तो आइए देखते हैं कैसे बनता है. अब हमारी कॉस्ट में वैसे तो फॉर्मेट होते नहीं, बट जहां है वहां आपको पालन करना है. तो हम बनाने जा रहे हैं प्रोसेस 1 अकाउंट. और क्योंकि अकाउंट की बात हो रही है तो इट मस्ट बी व्हाट, टी शेप अकाउंट. यस और नो. और ठीक है, आप करेक्ट कर लेना, ये इंग्लिश की क्लास थोड़ी है. या क्वेश्चन सही हो जाए ये बड़ी बात होती है या नहीं. चलिए आप स्पेलिंग आप सही कर लेना. प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस 1 अकाउंट. वैसे आप निश्चिंत रहिए, वो आपकी इंग्लिश चेक नहीं करेगा कॉस्टिंग के पेपर में ना. कई बार ऐसी स्पेलिंग होती है जो अच्छों को नहीं आती, वो कहते हैं इट्स ओके. हाँ जी. चलिए, तो हम बनाने जा रहे हैं प्रोसेस 1 अकाउंट. चलेगा. इस पहला कॉलम हमेशा की तरह पर्टिकुलर्स, देन हियर वी मेक यूनिट्स और अमाउंट. मतलब हर प्रोसेस में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, यूनिट्स का और अमाउंट का. सिमिलरली पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट. आप लिखना चाहे तो लिख दें, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है भाई. तो पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, and we are going to make particulars, unit and amount. अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से. देखिए, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि एक प्रोसेस को बनाने में हमारी टोटल कितनी कॉस्ट आई है. एक प्रोसेस में हमारी टोटल
कितनी कॉस्ट आई। तो आप सुनिए, अब आप इतनी कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट हमेशा तीन चीजों का सम होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यस और नो। तो जितने भी खर्चे आते हैं ना प्रोडक्ट प्रोसेस में, उस प्रोसेस के सारे एक्सपेंसेस आप उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे। याद रहेगी बात? सारे, मतलब आपको सिलेक्टिव नहीं होना कि ये ले लूं ये छोड़ दूं ना, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब ऑन द डेबिट साइड, खत्म बात। बात समझ में आई यहां तक? अब प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए जी? टू बेसिक मटेरियल, टू बेसिक मटेरियल, राइट एवरीबॉडी? यहां पर उसकी यूनिट्स और यहां उसका अमाउंट, ठीक है? ये वो मटेरियल होता है जिससे प्रोडक्ट की शुरुआत होती है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है जी। अब सुनते हुए जवाब दीजिए। जो बेसिक मटेरियल है उसकी यूनिट क्लियर, और उस पर अमाउंट। क्या मतलब? एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी शर्ट की फैक्ट्री है, आप शर्ट्स बनाते हो, तो आपने कहा जी हमने 200 मीटर कपड़ा खरीदा, 1 मीटर कपड़ा हमें 100 रुपए का मिला, तो यूनिट में कितने मीटर है? 200, तो 200 यूनिट आ गई। फिर वो हमें कितने का पड़ा? 100, एक 200 इंटू 100 20,000 रुपए, ये उसका अमाउंट आ गया। बोलो बात क्लियर है? तो आपने एक प्रोडक्ट में कितनी यूनिट खरीदी और वो कितने की खरीदी गई, ये उसका अमाउंट यहां पर आ गया। बोलो बात क्लियर है? क्लियर? तो बेसिक मटेरियल की हम यूनिट लेते हैं, फिर हम यहां पर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सर दोनों में अंतर होता है क्या? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल का सिर्फ अमाउंट लेते हैं, उसका यूनिट से कोई संबंध नहीं है। अब सोचो, आप एक जैसी बहुत सारी शर्ट्स बनाते हो, एक शर्ट में मान लो 10 बटन लगते हैं, तो क्या आप सिर्फ 10 बटन खरीद के लाओगे? भाई बड़ी कंपनी में पूरा पैकेट ले आते हैं, उसमें 2000 बटन है, 5000 बटन है, लेकिन उसमें लगेंगे कितने? तो वहां पर सिर्फ उसकी कॉस्ट आती है, उसकी यूनिट नहीं आती। आ रही बात समझ में? कि 10 बटन उस शर्ट में कितने रुपए के लगे, बस वो ये यहां लिया जाएगा। अब यहां दिखाओ मैं, नहीं मैंने तो 2000 बटन खरीदे, नहीं ये गलत तरीका है ना। उस शर्ट में कितने बटन लगेंगे, बस उसकी कॉस्ट यहां लिख दी हमने। क्लियर? इसी तरह धागा, वो भी तो मटेरियल है, बट आपको पता है धागा सिर्फ एक शर्ट में मान लो 100 मीटर धागा लग रहा है, तो बस आप 100 मीटर खरीद के लाते हो, तो पूरे पूरे रोल लेके आते हो धागे के, यस और नो? तो उन सारी कॉस्ट को यहां लिख दोगे? नहीं, एक शर्ट में कितने रुपए का धागा लगा, सिर्फ वो कॉस्ट लिखेंगे। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जो यूनिट होती है ना, वो सिर्फ बेसिक मटेरियल की होती है। अब आ गया समझ में? यस और नो? दूसरे मटेरियल की कॉस्ट हम वहां पर लिखते हैं, उसकी यूनिट नहीं लिखते। अब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। सर क्वेश्चन में 4 मटेरियल है, तो 4 हो के 400 हो, अगर उस प्रोडक्ट में जितने भी मटेरियल लग रहे हैं वो सब कहां लिखे जाएंगे? ऑन द डेबिट साइड। याद रहेगी ये बात? कम ऑन। फिर उसके बाद वेजेस, भाई प्रोडक्ट अपने आप थोड़ी बनेगा, कॉस्ट। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लास्ट में ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कहने का तात्पर्य यह है, एक प्रोसेस में लगने वाले जितनी भी कॉस्ट है वो सब कहां आएगी? डेबिट साइड पर। बताओ, ये बात बहुत मुश्किल बोली है मैंने? नहीं सर, बिल्कुल सिंपल है। एक प्रोसेस में जितनी भी कॉस्ट आएगी सब उठाना और कहां लिख देना? ऑन द डेबिट साइड। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब सारी कॉस्ट के बाद अब आपका शुरू होगा प्रोडक्शन। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा सामना होता है बाय नॉर्मल लॉस से। किससे? नॉर्मल लॉस। अब ये क्या मुसीबत है सर? ये वो लॉस है जिसको होने से हम नहीं रोक सकते, ये तो होगा ही होगा। हाँ, सब कुछ दिया होता, मैं जादूगर थोड़ी हूं, पेन घुमाऊं सब पता चल जाएगा मुझे। क्लियर और नॉट? पूरा सवाल किया होगा, सब कुछ होता है रियल में। अब ये नॉर्मल लॉस है क्या?
ये वो लॉस है जिसको होने से नहीं रोक सकते, ये तो होगा, however hard you may try. क्लियर है? इट इज बाउंड टू हैपन. सच लॉस इज नोन एज नॉर्मल लॉस. मेरी बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं एग्जांपल लूं, एक बहुत छोटी सी एग्जांपल, आपके घर में आलू की सब्जी बनती है? हाँ सर, जब कुछ समझ नहीं आता तो आलू, बोलो यही होता है हर घर में. अब जरा प्रैक्टिकली कॉस्टिंग के माइंड से सोचते हैं. आप मार्केट में गए, आप 1 kg आलू खरीद के लाए, साथ में चक्कू ले गए, सब्जी वाले थे कहा पहले मैं आलू छील लूं उसके बाद तोलना. ऐसा होगा? है ना? नेचुरल सी बात है. आप आलू तोल कर लाए छिलके के साथ. एग्री? एग्री? फिर आपने उसकी सब्जी बनानी शुरू की. कैसे? पहले छिलका उतारेंगे. एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, तो फिर उसे खा के लोग बीमार बनते हैं, क्योंकि छिलका जो है वो ह्यूमन के लिए सही नहीं है. इसलिए बाजार में जो होटल वाले होते हैं ना, वो छिलके के साथ बनाते हैं, तभी लोग होटल का खाना खा के बीमार होते हैं. कभी सुना को घर का खाना खा के बीमार पड़ गया? नहीं ना. तो द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ हाइजीन. एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब आपने उस 1 kg आलू के छिलके उतारे और उसके बाद उसे वेट करा, 1.5 kg हो गया. क्या हुआ? कम हुआ होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? व्हाट इज दिस? नॉर्मल लॉस. अब मेरा प्रश्न है, क्या आप इसे अवॉइड कर सकते हो? हाँ, छिलके के साथ बना लो, ना टेस्ट आएगा, बीमारी अलग आ जाएगी. क्लियर? क्योंकि वो फिट नहीं है. इट इज नॉट फिट टू बी ईटन बाय ह्यूमन. अरे बोलो यस और नो. इसलिए आप उसे छीलते हो. बोलो फैक्ट है या नहीं है? अब वो स्वाद की बात 1 मिनट के लिए हटा दो, पहले हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. चलो बैक टू द पॉइंट. याद है? क्लियर है? तो वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल. एक और एग्जांपल लेते हैं. आप सबके घर में मिल्क आता होगा. भाई मेरे घर में भी आता है, आपके घर में भी आता है. फिर हम उसे चाय, कॉफी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं. आपके घर में मिल्क आता है अनबॉइल्ड. यस और नो? ऐसे ही यूज कर लेते हो? क्या करते हो? हाँ, बॉइल करते हैं सर. आधे घंटे बॉइल करा, उसके बाद उसका वेट करना, जितना भी लगता है. मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूं दूध बॉईल करने में. आई एम जस्ट डिस्कसिंग. क्लियर? जो उतना भी लगे, आई डोंट नो कैसे होता है. आप करते हो तो आपको पता होगा. मेरा प्रश्न कुछ और है. मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने मान लो 1 लीटर मिल्क आपने बॉईल करना शुरू करा, जब आपने कहा ये बॉईल हो गया, अब आप उसे मेजर करिए. पी लो, आप फिर बीमार हो गए तैयार हो जाओ. भाई 1 मिनट, मैं विल यू प्लीज अलाउ मी टू फिनिश. मैं इस झगड़े में पड़ ही नहीं रहा कि आपको पीना कैसे हो, तो आपकी चॉइस है. यस और नो? मैं तो आपको नॉर्मल लॉसेस सिखा रहा हूं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं. सही प्रोसेस ये कहता है कि आपको बॉईल करने के बाद ही दूध कंज्यूम करना चाहिए एज पर साइंस. अब आप नहीं करो तो आपकी मर्जी है, कोई हाथ थोड़ी पकड़ लेगा आपके. टेल मी यस और नो? तो आपकी इच्छा है, जो चाहे करो. नोबडी स्टॉपिंग यू. माई कंसर्न इज नॉट दैट हाउ डू यू कंज्यूम. माई क्वेश्चन इज, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट. जब आपने 1 लीटर दूध को बॉईल किया तो उसकी क्वांटिटी 1 लीटर से कम हो जाएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? और जो कम हुई है वो क्या है? वो नॉर्मल लॉस है. मुझे आपको प्रोडक्शन में ये सिखाना है. एंड इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. और इसको होने से हम नहीं रोक सकते. क्लियर है? ये होके रहेगा हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई. क्लियर हो गई बात? चलो बात क्लियर है. तो बस उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस. तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि नॉर्मल लॉस वो लॉसेज है विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जिन्हें होने से नहीं रोका जा सकता. ये तो होकर ही रहेगा. ऐसे लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस. क्लियर? अब अगर हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आ जाए तो कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, वो आपको नॉर्मल लॉस की परसेंटेज देगा और ये एस्टिमेटेड परसेंटेज होती है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको लेना इनपुट और उसे मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल लॉस परसेंटेज से. क्लियर? नाउ लिसन,
इस यूनिट को नाम देते हैं इनपुट, इसको क्या नाम देते हैं, और नॉर्मल लॉस की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। वो आपको ऐसे बोलेगा जी हमने इनपुट लगाया 10,000 यूनिट, नॉर्मल लॉस है 5%, तो 10,000 इंटू 5, तो आप बोलोगे सर 500 यूनिट का हमें क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हम अपने मन से नहीं निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब गिवन होगा। किस रूप में गिवन होगा, परसेंटेज, और वो परसेंटेज आपको किस पे अप्लाई करनी है, इस इनपुट पे, बेसिक मटेरियल के इनपुट पर। तो ये आ गई जी नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। यहां तक क्लियर, कम ऑन। अब कई बार क्या होता है, या तो नॉर्मल लॉस सेल हो जाता है या फिर सेल नहीं होता। कई बार जो नॉर्मल लॉस की यूनिट होती है वो बाजार में बिक जाती है, तो अगर बिक जाए तो उसे यहां लिख देना, और उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं गाइस, स्क्रैप वैल्यू। जितने की बिके वो यहां लिख देना। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिके या ना बिके ये कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा यार, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, नॉर्मल लॉस परसेंटेज में गिवन होगा, वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करनी है, उसकी यूनिट के कॉलम में लिख देनी है। फिर क्या चेक करेंगे कि नॉर्मल लॉस सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो यहां लिख देना सेल वैल्यू, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और नहीं हो रहा तो डैश डाल देना। इतनी सी बात याद रहेगी। सो ये ट्रीटमेंट हुआ नॉर्मल लॉस का। अब इसके बाद आता है एबनॉर्मल लॉस। क्या आता है जी, एबनॉर्मल लॉस, उसकी यूनिट, और यहां पर उसकी सेल वैल्यू नहीं, उसकी कॉस्ट वैल्यू लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस में कौन सी वैल्यू लेते हैं, कॉस्ट। राइट एवरीबॉडी, चलिए, और वो आएगा का प्रोसेस अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सर व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है विच कैन बी प्रिवेंटेड, जो हम होने से रोक सकते हैं, पर वो हमारी अपनी गलती, हमारी खुद की केयरलेसनेस के कारण हुआ है। और आप सीरियल देखने चली गई, क्लियर है, अब वो पूरा किचन में फैल गया, तो ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। बोलो जी, बात क्लियर है। सब्जी चढ़ाई, टीवी देखने लग गए, वो सब जल गई। क्लियर, ये होता है नॉर्मली, घर घर में होता है, ये कहानी घर घर की है। अरे बोलो यस और नो, व्हाट इज दिस, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं तो एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसको होने से रोका जा सकता है, जो हमारी खुद की गलती से हुआ। इसमें अगर मैं और ऐड कर दूं, नंबर 1, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, आपने घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया। इनएक्सपीरियंस लेबर, ऐसी लेबर को हायर कर लिया जिसे काम करना नहीं आता था। क्लियर, उसने बनाया कम, खराब ज्यादा किया। पुअर प्लांट लेआउट, आउटडेटेड मशीनरी यूज कर रहे हो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोड्यूसर, कंपनी खुद जिम्मेदार है। यस और नो, तो ऐसे लॉस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। ये तो बहुत कॉमन है, आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब एबनॉर्मल लॉस की ही टाइप्स है। अब सुनना, इसकी कभी परसेंटेज नहीं होती कि बोले 10% है, 20% है ना। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस है या नहीं है। अब सुनो, अगर मैं प्रोसेस 1 की बात कर रहा हूं तो इसका आउटपुट गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए, आउटपुट का मतलब है कितनी यूनिट बनकर तैयार हुई, यह गिवन होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आउटपुट गिवन नहीं है तो हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोलो बात क्लियर है, यस और नो।
तो पहला पॉइंट दिमाग में फिट होना चाहिए, आउटपुट गिवन होना चाहिए। आउटपुट का मतलब एक प्रोसेस में कितना लगाया था और कितना बनके तैयार हुआ। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक एबनॉर्मल लॉस नहीं निकल सकता। अच्छा, आप निकालेंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लेंगे इनपुट, कितनी यूनिट आपने इसमें लगाई, इसमें से लेस करेंगे नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्या लेस करेंगे, तो हमें मिलता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या मिलता है जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट। और इसमें से हम लेस करते हैं एक्चुअल आउटपुट, मतलब कितनी यूनिट तैयार हुई। तो ये कहलाती है एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो गाइस, जब भी एबनॉर्मल लॉस की यूनिट हमें निकालनी होगी तो इस तरीके से ही निकल सकती है, देयर इज नो अदर वे। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला क्या लगाइए, इनपुट, उसमें से माइनस कीजिए नॉर्मल लॉस यूनिट, क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट। फिर आप उसमें से माइनस कीजिए एक्चुअल आउटपुट, तो क्या मिल जाएगा हमें, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो हमने 1000 यूनिट का इनपुट लगाया, कितने का, और क्वेश्चन कह रहा है जी नॉर्मल लॉस हुआ 100 यूनिट का। ठीक है जी, 1000 लगा रहे, 100 का नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो भैया 900 यूनिट बननी चाहिए, यस और नो। तो जो बननी चाहिए वो एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में बनी है 850 यूनिट। तो यूनिट कम बनी के ज्यादा, कितनी कम, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, क्लियर। तो जब तक हमें क्वेश्चन में ये आउटपुट गिवन नहीं होगा तब तक एबनॉर्मल लॉस नहीं निकल सकता। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आउटपुट गिवन होगा, यू नीड टू चेक वेदर देयर इज एबनॉर्मल लॉस और नॉट। आ रहा है भाई समझ में। अब इधर आ जाइए, अब आप एबनॉर्मल लॉस को भी प्रोसेस अकाउंट में कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, और यहां उसकी कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब सर अगर गेन हो गया तो, हाँ, तो टू एबनॉर्मल गेन, इसे एबनॉर्मल इफेक्टिव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहां उसकी यूनिट और यहां उसकी कॉस्ट, इफेक्टिव्स, EFFECTIVES, इफेक्टिव्स। ठीक है जी। तो अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो प्रोसेस अकाउंट में कहा, क्रेडिट साइड पर, और अगर गेन हुआ तो डेबिट साइड पर, राइट। और दोनों जगह क्या ली जाएगी, कॉस्ट। अच्छा, अब गेन भी ऐसे ही निकलेगा, इधर देखिए स्लाइटली चेंज कर रहा हूं मैं इसमें। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जी, 900 यूनिट बनेंगी, 925 यूनिट बन गई। कितनी बन गई, कम बनी के ज्यादा, ज्यादा। तो ज्यादा यूनिट बनने का मतलब क्या है, एबनॉर्मल गेन्स। आ गया समझ में। अच्छा, अब आपको इतना तो मैथ्स अकाउंट्स आता ही है, दोनों थोड़ी होंगे, एक प्रोसेस में एक ही होगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं निकल सकते। चलिए यहां तक समझ में आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम, ग्रेट। अब उसके बाद अब आपको पता चल गया कि हमने कितनी यूनिट बनाई है। तो जब जो यूनिट हमने बना ली तो प्रोसेस 1 तो रेडी हो गया ना। तो प्रोसेस 1 के लिए वो यूनिट क्या है, आउटपुट, लेकिन प्रोसेस 2 के लिए तो इनपुट है, तो वो प्रोसेस 2 में भेज दी जाती है। तो यहां पर हम लिखते हैं ना ना ना, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट।
और ये कौन सी यूनिट है जी? यूनिट ट्रांसफर्ड। ये वो यूनिट है जो हमने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी। ये उसकी यूनिट और यहां पर उसकी कॉस्ट। उसके बाद आपका प्रोसेस अकाउंट बंद कर दीजिए और इसकी दोनों साइड्स मैच हो जाएंगी। ठीक है भाई। सो दिस इज आवर प्रोसेस अकाउंट। ये है मैक्सिमम आइटम जो किसी भी प्रोसेस अकाउंट में आती है। ऑन अ सीरियस नोट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? तो कैसे बनता है प्रोसेस अकाउंट, एकदम क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब सर एक समस्या उत्पन्न हुई है, वो क्या? आपने कहा सर एबनॉर्मल लॉस की आप कॉस्ट निकालते हो, ठीक है जी। जो यूनिट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुई है उसकी भी कॉस्ट, और अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसकी भी कॉस्ट। तो अब इन तीनों की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? तो लेट मी टेल यू, आप सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। क्या निकाल लो? सोचो, आप थोड़ी सी अकल से सोचो। अगर मुझे पता चल जाए एक यूनिट की कितनी कॉस्ट बनी है, तो बताना, मैं उसे एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी या नहीं? सिमिलरली अगर मुझे एक यूनिट की कॉस्ट मिल जाए तो जितनी यूनिट मैंने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर की है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसकी कॉस्ट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? क्लियर? क्योंकि इन सब की पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? सेम। तो अगर जब भी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली तो फिर तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। अरे क्लियर? चलिए आइए, अब हमें यही सीखना है सर, ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी। अच्छा सावधान, हर प्रोसेस की अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर प्रोसेस में सेम मटेरियल सेम लेबर थोड़ी लगेगा, हर प्रोसेस में सेम नॉर्मल लॉस थोड़ी होगा। क्लियर है? तो आपको हर प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते? सबको निकालने का तरीका सेम है। सबसे पहले आप लेंगे टोटल कॉस्ट, उस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट कितनी आई, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और इसको डिवाइड करेंगे इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। क्लियर? नाउ जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको देगा कॉस्ट पर यूनिट, कि भैया एक यूनिट की कॉस्ट बताओ। क्लियर है? अब इसे समझ लो, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? प्रोसेस से समझते हैं। ये बताइए, जितने का भी आपने मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाए, इन सबको जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट ही तो है ये, हाँ या ना? ये स्क्रैप वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। तो इसमें से स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे? माइनस। आ रहा है भाई सबको समझ में? क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हमारी कॉस्ट को कम कर देता है। फिर आप लेंगे इनपुट यूनिट। भाई कौन सी है इनपुट यूनिट? ये जो बेसिक मटेरियल आप लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट्स। याद रहेगी ये बात? तो ये इनपुट यूनिट है और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? नॉर्मल लॉस यूनिट। कौन सी है नॉर्मल लॉस यूनिट? ये। भाई आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं? मैंने टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी तो नेट टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल इन यूनिट में से नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस कर दी तो नेट टोटल यूनिट आ गई।
नेट टोटल कॉस्ट को नेट टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया? कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। और मैं बार बार कह रहा हूं, यह हर प्रोसेस के लिए निकालना पड़ेगा अलग से। क्लियर? फिर जब कॉस्ट पर यूनिट मिल गया तुम्हें, तो उसे अब नॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। तो उनकी टोटल कॉस्ट जो यूनिट ट्रांसफर करी उससे मल्टीप्लाई कर देना, उसकी टोटल कॉस्ट। अगर गेन हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, गेन की कॉस्ट। अब आ गया समझ में? फाइनली प्रोसेस अकाउंट इज ओवर। कैसे बनाते हैं समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इनकी पूरी जानकारी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, अब जैसे आपने प्रोसेस 1 बनाया वैसे ही 2, 3, 4 सब ऐसे ही बनते हैं। हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 3 प्रोसेस का क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा। 2 भी आ सकता है, 1 का तो नहीं आता, खैर कम से कम 2 तो वो आपसे बनवाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया या नहीं हो गया? कोई डाउट? चलिए, तो अब हम सीखेंगे सर कि अगर प्रोसेस अकाउंट बने तो कैसे बनते हैं, हाउ आर दे मेड। चलिए, आइए आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और हमारी बुक का पेज है 191। पेज 191 ऑफ द बुक, एंड यू गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भाई, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। कह रहे एक प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले 3 प्रोसेस से गुजरता है, ए, बी एंड सी। ठीक है जी। 10,000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 1.1 वर इशूड टू प्रोसेस ए। और हमने प्रोसेस ए में कितनी यूनिट लगाई? 10,000। और 1 यूनिट बाजार में कितने की खरीदी? ₹1.10। तो टोटल कितने की हुई? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11,000। अरे सही है, कम ज्यादा जो भी हो। एंड द अदर डायरेक्ट एक्सपेंस वर एज फॉलोज। अब इधर देखिए, प्रोसेस ए, इसमें मटेरियल लगा, लेबर लगी, एक्सपेंस लगे, ऐसे ही बी और ऐसे ही सी, तीनों प्रोसेस के खर्चे दे दिए। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज 5%। यहां अब इस बात को ध्यान रखना, जब भी वेस्टेज बोले या नॉर्मल लॉस बोले और वो परसेंटेज में है तो वो नॉर्मल लॉस है। तो प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस कितना है? बी का। अब वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड पर यूनिट, एंड बी 0.5 एंड सी ₹1। द ओवरहेड चार्जेस आर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब हर प्रोसेस में जितने की डायरेक्ट लेबर लगी है उसका 160% निकाल दोगे तो वो उस प्रोसेस के ओवरहेड होंगे। The final product was sold at ₹10 per unit, fetching a profit of 20% on sale. फाइनल प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस से निकलेगा? सी से। बिल्कुल सही, ठीक है जी। वो उसकी 1 यूनिट हमने ₹10 में बेची और इस पर 20% हमने प्रॉफिट कमाया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। तो कह रहा बताओ प्रोसेस सी में कितना नॉर्मल लॉस हुआ, ये बताओ। तो अगर आप क्वेश्चन को समझो, प्रोसेस ए का 5%, प्रोसेस बी का 4%, प्रोसेस सी का कहां है? तो वही तो पूछ रहा है आपसे।
फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। आ गया समझ में? कोई भी प्रोसेस का क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस? चलो आओ, तीनों अकाउंट बनाएंगे, ए बी और सी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, तो बोलो भाई। चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारी बुक का पेज है 191। पहले हम बनाने जा रहे हैं प्रोसेस ए अकाउंट। देखो अब तो सही लिखी है स्पेलिंग, पक्का? चलो ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर सजाइए जैसे आप सजाते हैं। आता है ना सजाना? हाँ सर, हम थोड़ा सा बिना सजाए लिख रहा है। हो गया भाई? इसका फोन आ रहा है। शुरू करें? चलिए अब देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आप यहां लेंगे बेसिक मटेरियल जिससे प्रोडक्शन शुरू होगी। बताओ जी कितनी यूनिट लगाई है हमने? 10,000। तो यूनिट के कॉलम में 10,000, एक यूनिट 1 रुपए 10 पैसे की है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 11,000। कितना सिंपल है, बताओ है कुछ इसमें करने लायक? अब प्रोसेस ए के सारे खर्चे लिख दो। ये रहा है, सन्ड्री मटेरियल 1500 का, लेबर 4.5 की, एक्सपेंसेस 1,000 के। तो यहां लिख दो जी टू सन्ड्री मटेरियल, और मैंने समझा दिया इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है 1500। उसके बाद टू डायरेक्ट लेबर 4,500। देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना भाई? 1,000। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। उसके बाद अब बताओ कोई और खर्चा है इसमें? हाँ सर, टू ओवरहेड्स। क्या लिख रहा है? डायरेक्ट लेबर का 160%, तो 4500 का 160% निकाल लो, 7,200। अब आ गया समझ में? कितना आसान है, कितना सिंपल है। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं। सबसे पहले बाय नॉर्मल लॉस। इनपुट बताओ, इसका इनपुट 10,000, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल लॉस की परसेंटेज से, जो कि गिवन है 5%। चेक इट आउट, चेक इट आउट। ठीक है, बोलो यूनिट में बोलो। 500 यूनिट। अब आप चेक करो क्या ये सेल हो रही है? हाँ, वो कह रहे हैं सर एक यूनिट प्रोसेस ए की 25 पैसे में बिक रही है, तो 500 कितने में? 500 को 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, 125 रुपए। तो ये होता है नॉर्मल लॉस को लिखने का तरीका। बेटा आ गया समझ में कि नहीं आया? अब क्या चेक करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। बट उससे पहले ये बताओ,
एबनॉर्मल लॉस के लिए शर्त क्या है? करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअल आउटपुट गिवन होना चाहिए। प्रोसेस ए से कितनी यूनिट बनके तैयार हुई ये गिवन होना चाहिए। अगर ये गिवन नहीं है तो ना एबनॉर्मल लॉस ना गेन, कुछ नहीं निकल सकता। पूरा क्वेश्चन आपके सामने। कहीं लिखा है ए से कितनी यूनिट बन रही है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ना लॉस है ना गेन है। तो फिर उसका मतलब क्या है? नहीं कैसे निकालू? क्या बंद कर देंगे? नहीं, उसका मतलब तो समझ लो। उसका मतलब यह है 10,000 लगाए 500 का लॉस, तो एक्सपेक्टेड कितना? 95। और जब आपने मुझे एक्चुअल नहीं दिया तो एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल, तो यूनिट भी कितनी बनी? 9500। आगे अब लॉजिक समझ में? कहां पहुंचा दूं? प्रोसेस बी अकाउंट 9500। गाइस सीरियसली क्लियर हो रहा है? अब 9500 यूनिट की कॉस्ट कितनी? तो बोर्ड पर देखो, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? बिल्कुल सही, लेकिन बेटर क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। मैं ये सिखाना चाहता हूं, वरना आपने बिल्कुल सही बोला, 100% सही बोला है। कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला बताओ जी। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस जब इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। हो गया? चलो लगाओ फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट इन सबको जोड़ो, 11,000 प्लस 1500 प्लस 4.5 प्लस 1 प्लस 7,200 कितना? 25,200 माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप थी 125 रुपए, तो यही थी। इनपुट यूनिट 10,000, नॉर्मल लॉस की यूनिट 500। पूरी फिगर लिखो, पूरी फिगर कैलकुलेटर पे आने दो। हाँ वेट 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 वेट, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9,500 से। आ गया भाई? 10,000 10,000, ये आया था 25,200। जरा 25,200 में से 125 माइनस करना, 25,75। देखो वही आया था हमारा आंसर भी। अरे बोलो, तो 250। मुझे ना कुछ सिखाना था। मान लो यहां पर एबनॉर्मल लॉस होता, तब क्या करते? तब तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। अब मैं बोलने वाला हूं, आपने पहले ही समझ लिया। जब ना एबनॉर्मल लॉस हो ना गेन हो तो बैलेंसिंग फिगर ले ले करो, खत्म बात। आ गया समझ में? और अगर एबनॉर्मल लॉस या गेन है तो फिर बैलेंसिंग फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर तो क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट
पर यूनिट, और अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आता है। हाँ भाई, क्लियर? सेम आंसर आया नहीं आया? चलो लो जी, प्रोसेस 1 तैयार। अब बनाएंगे हम प्रोसेस बी अकाउंट। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। प्रोसेस बी अकाउंट्स। चलिए, यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स, अमाउंट। और अब सीख लो जी, प्रोसेस बी कैसे बनेगा ये बताओ। प्रोसेस 1 के बाद ही तो बी बनेगा। आपने 1 में क्या लिखा था? बाय प्रोसेस 2 या प्रोसेस बी, तो बी में क्या होगा? शाबाश, बस ये तो आता ही है आपको यार। तो प्रोसेस ए अकाउंट कितनी यूनिट आई है? 9500। कितने अमाउंट पर आई है? 25075। बस खत्म। ये होती है लेजर पोस्टिंग। अरे आ गया समझ में? अब जैसे प्रोसेस ए पूरा करा था, अब वैसे ही प्रोसेस बी। अब बेसिक मटेरियल इसमें क्यों आएगा? उसने खुद बोला है कि वो सिर्फ ए में लगा है। हाँ, अगर वो कहता बी में भी लग रहा है तो बी वाला भी ले लेते। मैं अपने मन से थोड़ी कुछ करूंगा, वो तो सब क्वेश्चन में लिखा होगा। आप चेक कर लो ना, कहां लग रहा है? ए में लग रहा है, बस आई है। अब प्रोसेस बी के खर्चे 1500, 8100। चलो प्रोसेस बी में आ जाओ। अब 2 डायरेक्ट मटेरियल 1500, 2 डायरेक्ट लेबर 8000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने भाई? 1000। 2 ओवरहेड्स 8000 का 160%, 12800। हाँ जी, क्लियर? 12800। चलिए यहां पे लिखिए बाय नॉर्मल लॉस। इनपुट बताओ 9500। अब जब प्रोसेस बी की बात हो रही है तो इनपुट प्रोसेस बी का ही लगेगा। अच्छा, प्रोसेस बी का परसेंटेज बताओ। 4%। बोलो कितना? 180 यूनिट। एक यूनिट कितने में बिकी है? 0.5, तो 190। अभी बताओ प्रोसेस बी का आउटपुट गिवन है क्या? नहीं, तो प्रोसेस बी का भी हम एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं, अब शॉर्टकट में करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे हम? बाय प्रोसेस सी अकाउंट। कंट्रीब्यूशन निकालने की? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ यूनिट बताओ पहले कितनी बची? बैलेंसिंग फिगर 91 और अमाउंट क्रेडिट के सम में से डेबिट माइनस, मैंने उल्टा बोला, डेबिट के सम में से क्रेडिट माइनस 48,185। टोटल कर दो, डोंट टेल मी। हाँ जी,
हो गया? चलो अब ऐसे ही बनाएंगे हम प्रोसेस सी अकाउंट। बनाते हैं जल्दी से। प्रोसेस सी अकाउंट। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। अब सी की शुरुआत। टू प्रोसेस बी अकाउंट 9120। जाग जाओ। 48185। अब प्रोसेस सी के खर्चे लिखो सारे। टू डायरेक्ट मटीरियल 6500। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल 1500 है, मैंने गलत लिख दिया ना? हाँ सर, डायरेक्ट मटेरियल 1500। डायरेक्ट लेबर लिखनी थी भाई। डायरेक्ट लेबर 6500 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1503। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? टू ओवरहेड्स। सबको पता है 10,400 कैसे आया? ठीक है, अब इधर देखिए। अब हम यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। अब आ गई समस्या। प्रॉफिट प्रोसेस अकाउंट में आता ही नहीं है। प्रोसेस अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट। कौन से में मैंने प्रॉफिट लिखा बताओ? तो क्या निकलेगा उससे? टेल मी। कैसे? देखो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं सर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज निकाल के दिखाओ। अच्छा ध्यान रखना, परसेंटेज कब तक नहीं निकल सकती? जब तक तुम्हारे पास यूनिट ना हो। तो पहले तुम्हें नॉर्मल लॉस की यूनिट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही परसेंटेज निकलेगी। पर आप बोलोगे सर परसेंटेज से तो यूनिट निकालते हैं, तो जब यूनिट ही नहीं तो परसेंटेज कैसे? एग्री? आइए अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं यहां देखिए मेरे साथ साथ। लेट द नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। हाँ जी, हमने अज्यूम करा कि जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है ना वो एक्स यूनिट्स है। तो अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये दिया है उसने कि जो सी है ना उसकी एक यूनिट हमने 1 रुपए में बेची है। देखो दिख रहा है, एक यूनिट 1 रुपए में। तो मैंने कहा कि नॉर्मल लॉस की यूनिट एक्स है, तो अगर एक यूनिट 1 रुपए में बिकी है तो एक्स यूनिट एक्स रुपए में बिकी होंगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। अब ये देखो पॉइंट नंबर 2। हमें गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कि जो फिनिश यूनिट है, और फिनिश यूनिट कौन से प्रोसेस से निकली होगी? सी से। उसको हमने 10 रुपए में सेल करा है। तो अगर मैं उसमें से लेस कर दूं प्रॉफिट,
जो कि दे रखा है 20% ऑन सेल। तो 10 रुपए का 20% 2 रुपए। तो सेल माइनस प्रॉफिट जल्दी बताओ। कॉस्ट पर यूनिट आ गई 8 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रोसेस 1 में एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए। प्रोसेस सी में क्लियर? क्योंकि जो सेलिंग प्राइस होगा फिनिश गुड्स का वो प्रोसेस सी से ही तो निकलेगा। बोलो पहले यहां तक क्लियर है? अब सर इससे फायदा क्या होगा? देखिए इधर हमें पता है कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर होती है जी? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। यस और नो? देन इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। क्लियर? तो जरा टोटल कॉस्ट बताना। इन सबको जोड़ेंगे तो आती है टोटल कॉस्ट। 9120 तो यूनिट है। 68,088 माइनस क्या स्क्रैप वैल्यू को एक्स ले लिया मैंने। अब इनपुट कितनी है? 9120 और नॉर्मल लॉस की यूनिट भी कितनी है? एक्स। अब इधर देखो बोर्ड पर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट पर यूनिट वो हमने अभी अभी निकाली थी 8 रुपए। एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व फॉर एक्स। अब एक्स एक्स काट मत देना प्लीज, कभी काट दोगे लो कट गया। क्रॉस एंड गिव मी द वैल्यू फॉर एक्स। सिक्स 696 यूनिट्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 696 यूनिट्स। अब इधर देखिए, आप नॉर्मल लॉस यूनिट कैसे निकालते हो? आप निकालते हो इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस परसेंटेज। यस और नो? इनपुट यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? तो इन नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है? 696। इनपुट यूनिट कितनी है? 9120 इनटू नॉर्मल लॉस परसेंटेज। ये नीचे जाएगा, अरे हाँ या ना? तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज 696 अपॉन 9120 इंटू 100 7.63%। अब जल्दी बताओ हमने कैसे सॉल्व करा? समझ में आ गया? तो 7.63% नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। तो बिना यूनिट निकाले परसेंटेज नहीं निकलेगी। तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स। ठीक है जी? अब आइए, अब ऊपर इस लेजर को पूरा कर दीजिए, खत्म क्वेश्चन।
तो नॉर्मल लॉस की यूनिट आ गई थी 696, स्क्रैप वैल्यू भी 1 रुपए थी 696। अब इधर देखिए बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस सी लास्ट प्रोसेस है तो उससे जो भी यूनिट निकलती है वो फिनिश में होंगी। बस बंद करो लेजर, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। 9120 टोटल आ गया, उसमें से 696 माइनस करो, 8424, ये तो आ गई यूनिट। अब ऐसे अमाउंट निकाल लो। सिक्सटी 67,000 392 टोटल आप कर लेना। फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। अब आप मुझे बताइए, प्रोसेस अकाउंट समझ आ गया? एग्जाम में आएगा तो बनेगा, कोशिश करेंगे सर, पक्का नहीं बोल सकते। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं भाई। चलिए, आइए, एक बहुत अच्छा सवाल है ये, जो लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था वो यही था। पेज 587, इसको मार्क कर लीजिए, गुड क्वेश्चन, इट वाज अ लास्ट एग्जाम क्वेश्चन। JK Limited produce a product AZE which passes through two processes 1 and 2। कह रहे जी एक प्रोडक्ट बनाते हैं AZ, दो प्रोसेस से गुजरता है 1 and 2। The output of each is treated as the raw material of the next process to which is transferred, and output of the second process is transferred to finish stock। बताना, ये लाइन तो हमें ऑलरेडी पता है, एक का आउटपुट दूसरे का बेसिक इनपुट यानी बेसिक रॉ मटेरियल, और आखिरी का फिनिश स्टॉक। द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू दिसंबर की हम आपको डेटा दे रहे हैं। प्रोसेस 1 में 25,000 यूनिट लगाई, कितनी कॉस्ट पर? प्रोसेस 2 में नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? बैलेंसिंग फिगर, एग्जैक्टली, इसका आउटपुट ही तो इसका इनपुट बनेगा। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नॉर्मल वेस्टेज, दोनों का 10% दे रखा है। जरूरी थोड़ी है परसेंटेज सेम हो, कुछ भी हो सकती है, वो जानना मेरा काम थोड़ी है, तो गिवन होगी। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, आउटपुट,
हाँ, प्रोसेस ए से 22,000 यूनिट बनी और प्रोसेस 2 से, तब क्योंकि दोनों प्रोसेस का आउटपुट दे रखा है तो एबनॉर्मल लॉस या गेन कुछ होगा। कैलकुलेट प्रिपेयर प्रोसेस 1 एंड 2 अकाउंट, ठीक है जी, बना देंगे। प्रिपेयर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एज द केस में बी फॉर, बस इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस ये अकाउंट और सिखाने, ये आता है मैक्सिमम। उसके बाद प्रोसेस का पहला पार्ट खत्म, फिर दूसरा पार्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड इट्स चैप्टर इज ओवर। आ गया समझ में? कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब आप प्रोसेस 1 खुद बनाओ बिना मेरी सहायता के। बन सकता है ना? प्रोसेस 1 अकाउंट, मैं हेल्प करता जाऊंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे टू बेसिक मटेरियल या बेसिक इनपुट, जो चाहे लिख सकते हैं। यूनिट में कितना? 25,000 और अमाउंट तो दे ही रखा है 2 लाख। अरे बोलो भाई, तो यूनिट में 25,000, प्रोसेस 1 के अमाउंट में 2 लाख। अब प्रोसेस 1 के सारे खर्चे लिख दो। कौन कौन से खर्चे प्रोसेस 1 के? लिखो टू मटेरियल कंज्यूम, यूनिट में क्या अमाउंट में? डायरेक्ट अमाउंट में 192, टू डायरेक्ट लेबर 224, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 140, What? वेट ये क्या है? ये नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है, तो इससे क्या निकालेंगे हम? नॉर्मल लॉस। तो 2 में लिखते, बाय में लिखो, बाय नॉर्मल लॉस। और वो किस पर लगेगा? 25,000 का 10%। तो यूनिट के कॉलम में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, यूनिट के कॉलम में 2500। अब इधर देखो, एक यूनिट हमने बेची है 9.90 की, लिखा है स्क्रैप वैल्यू, तो 2500 को गुणा करो 9.90 से, 24,750। भाई आया कि नहीं आया? आ गया 24,750, सही है। अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, ये मैं सिखाऊंगा। प्रोसेस 1 से 22,000 यूनिट बनी है, बस ये भूलना नहीं। कितनी यूनिट बनी है? क्योंकि आउटपुट दे रखा है तो चेक करना पड़ेगा। तो आप इसके नीचे लिखिए एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक गेन। चलो देखते हैं। पहला इनपुट कितनी यूनिट थी? 25,000 लेस नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट थी? 2500। जो आया उसे क्या कहते हैं? आउटपुट 22,500। सही है। तो 22,500 यूनिट हमारे हिसाब से बननी चाहिए थी। लेस क्या? एक्चुअल आउटपुट बनी कितनी? 22,000। यूनिट कम बनी के ज्यादा? कम बनी है तो एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का आ गया? 500 यूनिट का। वेट अभी नहीं। पहले एबनॉर्मल लॉस आ गया, समझ में आया? लिख दो बाय एबनॉर्मल लॉस
यूनिट के कॉलम में 500, अमाउंट नहीं लिख सकते अभी। अब बनी कितनी यूनिट है? 22,000। वो कहां जाएंगी? अरे अगले प्रोसेस में, तो उसी के नीचे लिखो बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। कितनी यूनिट? 22,000। अरे 22 ही तो बनी है। प्रोसेस 1 का आउटपुट दे तो रखा है, जितना बना उसे आउटपुट ही तो कहते हैं। हो गया। अब मुझे दो चीजों की कॉस्ट चाहिए, एक एबनॉर्मल लॉस यूनिट की और एक जो यूनिट ट्रांसफर हुई है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब निकालो कॉस्ट पर यूनिट, लगाओ फॉर्मूला और ये शो करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, अब तो सब कुछ है आपके पास। अपने प्रोसेस अकाउंट से निकाल लो ना, आप उसी से निकल जाएगी। पहले फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अरे सही है भाई। चलिए अब जरा टोटल कॉस्ट लिखिए पहले। 7 लाख, करेक्ट। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी निकाली थी? प्रोसेस अकाउंट में लिखी हुई तो है नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। एग्जैक्टली यार, 24,750 अपॉन इनपुट यूनिट 25,000, बिल्कुल सही है। नॉर्मल लॉस यूनिट 2500, परफेक्ट। अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट 32.5, 3.2 नहीं, कैलकुलेशन ढंग से करो यार। बिल्कुल सही। अब उसे 500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 32.5 को मल्टीप्लाई कर दो 500 यूनिट से, तो आएगा 16,250। बिल्कुल सही। फिर 22,000 को मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई आ रहा है समझ में या नहीं? और वो आएगा 7,15,000। बोलो 7 लाख। और देखो दोनों साइड मैच हो जाएंगी, यूनिट का यूनिट से, अमाउंट का अमाउंट से। बोल नहीं रहे। यह आया था पिछले पेपर में सवाल, मुश्किल था। अब बनेगा क्या? प्रोसेस टू अकाउंट। बनाइए प्रोसेस टू। सबसे पहले उसमें लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट। शुरू करूं भाई? टू सब कुछ मेन वर्किंग है, कुछ भी छुपाना नहीं है आपको। अब उसके बाद आप प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे। हो रहा है ना? प्रोसेस टू में सबसे पहले टू प्रोसेस 1, यूनिट में 22,000 और अमाउंट में, सही है, प्रोसेस 1 यूनिट में कितनी? जो 1 से ट्रांसफर हुई है 22,000, और अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ है? 7,15,000। अरे प्रोसेस 1 अभी बनाया है तो यार 2 मिनट में डेटा वहां से देख लो। अब प्रोसेस 2 के खर्चे लिखो।
बोर्ड पर लिखे हुए हैं। टू मटीरियल कंज्यूम 96020। मैं क्या करा रहा हूं, सब कुछ तो बोर्ड पे हुआ है। सही आई है आपकी 18,920। ये तो रही 8 रुपए। चलो अब डायरेक्ट लेबर लिखो जी। कितनी है डायरेक्ट लेबर? 28,000। ये रही एक 28। बिल्कुल सही है आपका आंसर। पीछे रह जाओगे तुम लोग, देख लो कैसे तेज चल रहा है। एकदम सही आंसर है, परफेक्ट। हो रहा है भाई। टू डायरेक्ट लेबर लिख दिए एक 28। उसके बाद लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60,000। सही है, बिल्कुल सही है। कहां तक पहुंचे तुम? एबनॉर्मल लॉस निकालो। चलो मैं निकलवाता हूं प्रोसेस 2 का। एबनॉर्मल लॉस आएगा या गेन? करेक्ट। चलिए सबसे पहले देखो जी इनपुट। इसमें हमने इनपुट लगाई 22,000 यूनिट। इसमें से लेस करो नॉर्मल लॉस यूनिट जो आई थी 2200। सही है भाई? तो यहां आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट 19800। अब इसमें से लेस कर दो एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी है? 20,000 यूनिट। कम बनी है कि ज्यादा? कितनी ज्यादा? 200। तो इसको हम लिखते हैं एबनॉर्मल गेन। यूनिट ज्यादा बने तो एबनॉर्मल गेन, यूनिट कम बने तो एबनॉर्मल लॉस। हाँ जी गाइस, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डन? चलिए अब डेटा को भर दीजिए। ये रहा जी प्रोसेस 2।
देख लो बोर्ड पर। अब क्योंकि हमें गेन हुआ है तो डेबिट पे लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट। यूनिट कितनी बनी है? 20,000। अब क्योंकि 2 के बाद कोई और प्रोसेस है ही नहीं तो ये कहां चला जाएगा? बाय फिनिश गुड्स। तो बाय फिनिश स्टॉक 20,000 यूनिट हो गया क्या? कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना है प्रोसेस टू अकाउंट, चेक करें। हाजी क्लियर? अरे भाई कुछ पूछना है? ये रही कॉस्ट पर यूनिट 49.5। कैसे आया? 7.15 प्लस 96,202 प्लस 128 प्लस 60। 1 2 3 4, चारों को जोड़ो तो आंसर आएगा 999020। माइनस करो स्क्रैप, कितनी है? 18, 900 माइनस कर दिया। डिवाइड करो इनपुट यूनिट, कितनी है? 22,000। माइनस करो नॉर्मल लॉस यूनिट, कितनी है? 2200। सॉल्व करोगे तो 49.5 कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है? देख लो आराम से, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है वो आप पूछ लो। फिर हमने 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया 49.5 से, तो फिनिश गुड्स में जो यूनिट गई है उसकी कॉस्ट आ गई। फिर एबनॉर्मल गेन को मल्टीप्लाई कर दिया 200 को 49.5 से, तो 9900 उसकी कॉस्ट आ गई। और हमारा प्रोसेस 2 खत्म। क्लियर एकदम? पेपर में आए तो बना लोगे? पिछले पेपर में आया था, ये बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, सेम तो कभी नहीं कहा कि सेम ही आएगा, डिक्टो कुछ भी आ सकता है। हाँ, इस बार प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आसमान से थोड़ी गिरते हैं क्वेश्चन। अभी ये सवाल पूरा कहां हुआ है? अभी तो मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस 1 और 2 कराया। अब हम सीखेंगे अगले 3 अकाउंट बनाना। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस। क्लियर? चलिए आइए, इतना आसान होता काश सब कुछ है। ओके, पहला, अब साफ शांत होके सुनिए। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कोई भी अकाउंट हो उसको बनाने का तरीका वही है, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। सबसे पहले स्टेप, जब आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए तो लेजर पोस्टिंग करो। सुना है नाम लेजर पोस्टिंग? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस कौन से प्रोसेस में हुआ है? एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट में हुआ है। आपने वहां पर क्या लिखा है? बाय एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा? यार अब 2 और बाय नहीं पता तो भाई मैं क्या समझाऊंगा फिर? बड़े समझना थोड़ी होता है एग्जाम में। टू प्रोसेस 1 अकाउंट, यूनिट 500,
अमाउंट 16,250। अब समझना, दोबारा समझाऊंगा नहीं, एक ही बार बताऊंगा बस। इसका मतलब हमारे पास 500 यूनिट खराब हो गई है जी, और उस पर हमारी लागत 16,250 लग गई थी, और ये बदले में 500 खराब हो गई। अब खराब यूनिट का मैं क्या करूं? तुम्हारे घर में जो कबाड़ निकलता है, रद्दी, पेपर, प्लास्टिक, क्या करते हो? दो तरीके, या तो फेंक दो या जंक डीलर को बेच दो। कबाड़ी वाले आते हैं, भाई खराब फ्रिज दे दो, अलमारी खराब है, किताबें पुरानी हो गई, बेच दो, है ना? तो यार अगर हमें भी ये ऑप्शन मिल जाए कि हमारी ये 500 यूनिट बिक जाए, तो क्या आप नहीं बेचोगे? बेचो भाई, कुछ तो रिकवरी होगी। अब सुनो जो मैं बोल रहा हूं, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं देगा कि एबनॉर्मल लॉस सेल हुआ या ना हुआ। दे दे तो बात ही खत्म, पर वो कभी नहीं देगा। चलो सर ना दे तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, क्या प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 1 इसी में क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस। क्या इसमें नॉर्मल लॉस भी हुआ है? 1 में तो नॉर्मल लॉस कितने में सेल हुआ है? 1 यूनिट। 1 यूनिट, एक यूनिट 9.9 में सेल हुई है प्रोसेस 1 की। कितने में? तो अगर एबनॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू ना दी जाए ना, हम अज्यूम कर लेते हैं जिस रेट में नॉर्मल लॉस बिका उसी रेट में लॉस भी बिका है, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 500 यूनिट 9.9 के रेट से। तो यूनिट में लिख देना 500 4950। क्लियर? और अब इधर देखो बोर्ड पर, यूनिट से यूनिट मैच हो गई, 16,250 16,250। इधर देख लो 1 मिनट के लिए बोर्ड पर। अब इसका मतलब क्या है? सर 16,250 का नुकसान हुआ था और उन यूनिट को बेच के सिर्फ 4,950 ही रिकवर हो पाए। कितने रिकवर नहीं हो पाए? 11,300। दोबारा रिकवर हो पाएंगे? कहां से होंगे? यूनिट भी बेच दी, और ये लॉस नॉर्मल है एबनॉर्मल? और एबनॉर्मल हम खुद बियर करते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। आ गया समझ में कि नहीं आया? 11,300। और जब कॉस्टिंग P&L बनाएंगे तो कितनी परफेक्ट अकाउंटिंग है। और सारे लॉसेस P&L में कहा आते हैं? डेबिट साइड पर। आधा जीवन इसी में गुजरा है तुम्हारा। क्लियर? नहीं नहीं, गेन ऐसे नहीं बनता। पहले बताओ, एबनॉर्मल लॉस समझ में आ गया? अगर मान लो सर प्रोसेस 2 में भी यही होता, तो फिर यहां लिखते 2 प्रोसेस 2, उसको भी ऐसे लिखते बाय बैंक, फिर दोनों का डिफरेंस नेट उठा के कॉस्टिंग P&L में। क्या चीज? तो बट कितना जाएगा ये कहां पता है अभी आपको? क्लियर? अब देखो, अब 2 बातें समझानी है। हिम्मत है सुनने की अभी? हाँ, 2 बातें समझानी बड़ी इंपॉर्टेंट। बेटा मुझे बोलने दोगे तो मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम लोगों को। ये है प्रोसेस 2। ये क्या है? प्रोसेस 2। क्योंकि गेन किस में हुआ है? प्रोसेस 2 में गेन हुआ है। अब इधर देखो सब लोग, प्लीज समझ लो वरना गड़बड़ हो जाएगी। गेन हुआ है हमें प्रोसेस 2 में। अब 1 मिनट के लिए जरा बोर्ड पर देखना और शांत रहना प्लीज। प्रोसेस 2 में आपने इनपुट लगाया था, अपना प्रोसेस 2 ओपन करो अपने सामने, बोलो कितना इनपुट लगाया था? इनपुट 22,000।
हाँ कोई बात नहीं, वेट 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 वेट, आउटपुट कितना निकला? अच्छा चलो ठीक है, और नॉर्मल लॉस 2200 का। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वो बताओ। 22,000 माइनस 2200, 19,800। क्लियर? अगर आप ये कहते हो सर कि हमने प्रोसेस 2 में 22,000 इनपुट लगाया और हमें 2200 का नॉर्मल लॉस हुआ, जो आपने लिखा भी है बाय नॉर्मल लॉस, तो आपका आउटपुट तो 19,800 आना चाहिए एज पर गणित। आया ना? पर हुआ क्या है, सिचुएशन तो कुछ और है। आपने इनपुट लगाया 22,000, पर आपका आउटपुट कितना हुआ है? 20,000। क्लियर? अच्छा सोचो, इनपुट लगाऊं 22, मिले 20, ये तभी संभव है जब नॉर्मल लॉस 2,000 का हो। भाई गणित तो यही कहता है ना, 22 में से क्या माइनस करोगे 20 बचे, है ना? तो इसका मतलब यह हुआ वास्तविकता में, रियल में जो आपको नॉर्मल लॉस हुआ है ना, वो 2,000 का हुआ है, वो 2200 का नहीं हुआ। पहली बात तो यह है, समझ में आई? अब आपका मन में सवाल आएगा, सर जब आप कह रहे हो कि हमें 2,000 का लॉस हुआ है तो हमने ये 2200 क्यों लिखा? अब उसकी कहानी सुन लो। 2200 ऐसे लिखा क्योंकि तुमने 10% से उसे मल्टीप्लाई किया था। चेक करो। और ये जो परसेंटेज होती है ना, ये एक्चुअल थोड़ी होती है, तो एक्सपेक्टेड होती है। बोलो, एक्चुअल परसेंटेज तो होने के बाद पता चलेगी भाई, यस और नो। होने से पहले जो कुछ भी हो वो क्या होता है? तो इसका मतलब आपने नॉर्मल लॉस जो प्रोसेस में लिखा है वो एक्सपेक्टेड लिखा है, और हमेशा हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं, बट एक्चुअल हुआ कितना है? 2,000। ठीक है जी, इन दोनों में कितने का अंतर है? देखना, वही एबनॉर्मल गेन तो नहीं है। तो एबनॉर्मल गेन तब होता है जब आपका एक्चुअल नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से कम हो जाए। क्लियर? क्लियर? तो अब एक प्रश्न उठता है, फिर आप बोलोगे सर तो जो हमने प्रोसेस में लिखा था बाय नॉर्मल लॉस 2200, वो तो 2,000 लिखना चाहिए, तो हमने गलती कर दी क्योंकि एक्चुअल कितना हुआ है? 2,000। तभी तो हम डेबिट पे लिखते हैं क्या? एबनॉर्मल गेन 200, ताकि हम ये दिखा सकें कि 2200 नहीं हुआ, 2,000 हुआ, क्योंकि 200 उसमें से एडजस्ट हो गया। क्लियर? अब आया समझ में कि वाई एबनॉर्मल गेन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड? क्योंकि अकाउंट्स कहता है डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट, बढ़ाना है तो डेबिट, जो चाहे करो। अब पहला लॉजिक ये समझ में आ गया। अब यहां से कौन से भी ये निकला कि एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेट ऑफ। तो अब आपको बस वही करके दिखाना है। पहले बोलो क्लियर। अब सुनो, अब मैं बना रहा हूं दोनों अकाउंट, बस 5 मिनट का काम हो रहा है हार्डली। तो हम बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट और यहां हम बनाएंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस हमेशा साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? साथ साथ। सबसे पहले स्टेप लेजर पोस्टिंग करो, तो एबनॉर्मल गेन में हो जाएगा बाय प्रोसेस टू अकाउंट। देखो यही होगा, 200 यूनिट और 9,900 रुपए का खेल था। अरे ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में हुआ है? तो ये कौन से प्रोसेस के नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ होगा? 2 से ही होगा। तो जरा 2 में लिख दो, टू प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस 2 में
नॉर्मल लॉस कितने का था? 2200 का था और 18,920 रुपए का था, जबकि एक यूनिट कितने की थी? 8 रुपए 60 पैसे की थी। दे रखी थी ना क्वेश्चन में। क्लियर? अब इधर देखो कितना आसान है, खत्म बस। ये बताओ क्या नॉर्मल लॉस एक्चुअल में 2200 का हुआ है? कितने का हुआ है? तो इसमें से 200 यूनिट हटाओ, डेबिट को कम करना हो तो यहां लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन। कितनी यूनिट? 200। अब जब यूनिट में से यूनिट हटाई है तो कॉस्ट में से कॉस्ट हटाओ। एक यूनिट कितने की बिकी थी? 8 रुपए 60 पैसे की। तो 200 कितने की? 1720। आज ही बोलो क्लियर है? अरे कैसे आया, समझ में आया या नहीं? तो मैंने नॉर्मल लॉस में दिखा दिया कि 2200 का भले ही हमने लिखा है पर 200 हमने एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर दिया। क्लियर? नॉर्मल लॉस में क्या लिखा है तो एबनॉर्मल गेन में क्या होगा? टू नॉर्मल लॉस। 200 यूनिट और 1720 आ गया पोस्टिंग। बंद करो लेजर। अरे क्लियर? 9,900 का फायदा हुआ था, 1720 का एडजस्ट करने में निकल गया। नेट फायदा कितना? टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट 8180। जल्दी बताओ एबनॉर्मल गेन कैसे बना? क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? क्वेश्चन ने तो बस यहीं तक पूछा है, बस तुम्हें नॉर्मल लॉस बनाना भी सिखाता हूं। याद है? क्लियर? एडजस्ट करना आ गया, प्रैक्टिस करोगे याद रहेगा। अच्छा अभी बताओ तुमने नॉर्मल लॉस बेचा कितने का था? 8 रुपए 60 पैसे का बेचा था ना एक यूनिट, है ना? अच्छा एक्चुअल में कितनी बिकी है? जितना हुआ है उतनी बिकी है। तो एक्चुअल नॉर्मल लॉस हुआ कितने का है? अरे 2000 यूनिट का। तो बिकी भी तो 2000 ही होंगी। किस रेट से? तो यहां लिखेंगे बाय बैंक। 2000 यूनिट 8.60 के रेट से। कितनी? हाँ 17,200। क्लियर? क्लियर? देखो नॉर्मल लॉस दोनों साइड मैच हो गई। नॉर्मल लॉस में कभी भी डिफरेंस नहीं आता, ना कभी कॉस्टिंग पीएनएल ऐसा कुछ करना। क्लियर? अब रुको 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 रुको। सर नॉर्मल लॉस तो प्रोसेस 1 में भी हुआ था, तो वो भी इसी के नीचे लिख देंगे। क्या? तो प्रोसेस 1 अकाउंट। बताओ प्रोसेस 1 में कितना था नॉर्मल लॉस? 2500 यूनिट 24,750 के रेट पर। हाँ अच्छा प्रोसेस 1 में कोई एबनॉर्मल गेन था? तो इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं हुआ। इतना सोचा था एक्चुअल में इतने का ही हुआ, तो बाजार में बिका भी तो यही होगा। बाय बैंक 2500 यूनिट 24,750 एंड द टू साइड इक्वल्स। तो कभी भी नॉर्मल लॉस में एक तो बैलेंस नहीं आता और इसका कोई डिफरेंस पीएनएल में नहीं जाता, क्योंकि नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे डाल दिया जाता है। खत्म क्वेश्चन। समझ आ गया? तो ये होता है प्रोसेस अकाउंट। ठीक है? इसमें हमने सीखा प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनते हैं। क्लियर है जी? तो प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। एनीथिंग टफ? एग्जाम में आए तो बन जाएगा। यही आया था सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में।